इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दिलों के भेद जो खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको शादाब खान का सलाम पहुंचे। आए हुए सभी मेहमानों का खुश आमदीद। आप सबकी नजर आज की ये शाम स्पेशली गालिब साहब के नाम। नेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय अभिनय कला मंच रियासी, sponsors by Ministry of Culture, Government of India with collaboration J&K Academy of Art, Culture and Languages। हमारे आज के गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं और कुछ गेस्ट हमारे पास पहुंचने ही वाले हैं। जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा एक बार इनका इस्तकबाल किया जाए। जनाब खालिद हुसैन साहब जो कुछ ही लम्हों में हमारे बीच में आने वाले हैं। जनाब एस.के. शमा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और तारिक खान फिल्म मेकर वो भी कुछ ही लम्हों में हमारे साथ मौजूद होंगे। आज का ये जो नाटक गालिब इन क्वारंटाइन नटराज नाट्य कुंज जम्मू की प्रस्तुति है और जिसे डायरेक्ट किया है डॉक्टर अभिषेक भारती ने और जिसे लिखा है रोहित वर्मा जी ने। तो लीजिए आपकी नजर आज का ये हिंदी नाटक गालिब इन क्वारंटाइन। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए हम ऐसे के बस पाक हो गए, धोए गए हम ऐसे के बस पाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। कहता है कौन नाले बुलबुल को बेसर, 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 कहता है कौन नाले बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन नाले बुलबुल को बेअसर। पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, धोए गए हम ऐसे के बस पाक हो गए, धोए गए हम ऐसे के बस पाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, बेबाक हो गए, बेबाक हो गए। नक्श फरियादी है किसकी सूरत ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर तय करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, बस की हूँ वाले बसीरी में भी आतिश जेर पा, वो आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का।
तन्हाई में सिर्फ खतों के भरोसे जीता हूं। यानी खत आया और मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया। मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। हजार कोस से बहुत ज़बाने कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मजे लिया करो। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो अतराफ जवानिब खत ना आ रहे हों, बल्कि मियाँ ऐसा भी होता है कि दो दो बार डाक का अरकारा खत लाता है। मेरी दिल लगी हो जाती है, दिन इनके पढ़ने जवाब लिखने में बीत जाता है। ये मैं बातें कर रहा हूं, मगर अफसोस कि इस गुफ्तगू में वो लुत्फ नहीं जो मुकालमाए ज़बानी में होता है। यानी मैं ही बक रहा हूं, आप कुछ नहीं कहते। वो बात कहां कि आपकी बात का मैं जवाब देते जाऊं और मेरी बात का आप जवाब देते जाएं। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि औरों की गजल मेरे नाम पर लोग पढ़ देते हैं। चुनांचे ज़माना साबिक में यानी एक महफिल में एक साहब ने मेरे सामने ये मतला पढ़ा। अर्ज करता हूं, आप भी सुनिए। असद इस जफा पर बुतों से वफा की, असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। मैंने सुनकर अर्ज किया, देखिए साहब, जिस असद का ये मतला है उस पर बकौल उसके खुदा की रहमत, और अगर मुझ असद का है तो मुझ पर लानत। असद और शेर, बुत और खुदा, वफा और जफा, ये मेरे तर्ज़े गुफ्तार नहीं है। और मैंने तो बस 2-4 बरस इब्तिदा में असद तखल्लुस रखा, वरना गाली भी लिखता रहा। अरे मियाँ, आप तर्ज़े तहरीर और रविश फिक्र पर भी नजर नहीं करते। मेरा कलाम और ऐसा मस्खर। अर्ज करता हूं, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और आए हुए सभी ख़वातीनों हजरात को मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा। इसमें भी मैं, और लोग मुझे गलत कहते हैं, मुझ पे तंज कसते हैं, कहते हैं कि मेरे बयां में नुक्स है। लाजिम है, कितने छोटे छोटे अल्फाज, मैं, मेरा, मैंने, मुझसे, मुझमें, और पता नहीं क्या क्या। समझना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। गहराई कुएं की समझिए जनाब, कुआं खुद नहीं बताता कि मैं कितना गहरा हूं। कमाल है, इसमें भी मैं। सतीश साहब, अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा। पिला दे ओख से साकी जो हमसे नफरत है, पिला दे ओख से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर ना देता ना दे, शराब तो दे। देखिए मियां, चीजें अक्सर ऐसी होती नहीं जैसी हमें नजर आती हैं। अब एक बार की बात है, सैयद साहब मेरे घर तशरीफ लाए, खूब बातचीत हुई। अब रात बहुत हो चुकी थी, वो वापस जाने लगे तो मैं शम्मा लेकर उनके पीछे पीछे दरवाजे तक आ पहुंचा। तो सैयद साहब एकदम बोल पड़े, अरे मिर्जा, तुमने क्यों तकलीफ उठाई, मैं जूते पहनकर निकल जाता। और मैं एकदम से बोल पड़ा, अरे नहीं सैयद साहब, मैं तो ये देखने आया था कि कहीं आप अंधेरे में गलती से मेरे जूते में पांव ना डालें। उन्हें ये बात मजाक लगी, लेकिन यकीन मानिए मैंने मजाक किया नहीं था। इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, इस रंग से उठाई
असद की नाक। दुश्मन भी जिसको देख कर गमनाक हो गए, दुश्मन भी जिसको देख कर गमनाक हो गए, दुश्मन भी जिसको देख कर गमनाक हो गए, दुश्मन भी जिसको देख कर गमनाक हो गए। खोए गए हम ऐसे कि बस ये सभी दुनिया की असद कहलाता है और तकल्लुस अपना गालिब बताता है और खुद अहले हिंद का मगलूब है। मैं कौम का तुर्क सल्जूकी हूं। दादा मेरा शाह आलम के वक्त हिंदुस्तान आया, सल्तनत ज़ईफ हो गई थी, सिर्फ 50 घोड़े नकारा निशाह से शाह आलम का नौकर। बाद इंतजाम इसके बाप मेरा अब्दुल्ला बेखा बहादुर लखनऊ जाकर नवाब आसिफ उद्दौला का नौकर रहा। बाद चंद रोज हैदराबाद जाकर नवाब निजाम अली खान का नौकर, कई बरस वहां रहा। वो नौकरी खाना जंगी के बखेड़े में जाती है, अब वालिद ने घबरा के अलवर का कस किया, वहां किसी लड़ाई में मारा गया। 5 बरस का था जो बाप मर गया। नसूला बेग खां बहादुर मेरा चच्चा हकीकी मराठों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था, उसने मुझे पाला। 8 बरस का था जो चच्चा मर गया। जब मैं जवान हुआ तो मैंने देखा मुंशी बंसीधर मेरे नाना साहब मरहूम के साथ हैं, वकालत और मुख्तारी करते हैं। मैं और वो हम उम्र थे, या शायद मुंशी बंसीधर मुझसे 1-2 बरस बड़े हों या छोटे। 19-20 बरस की मेरी उम्र और ऐसी उम्र उनकी। वहां में शतरंज और इख्तिलात और मोहब्बत। आधी रात गुजर जाती, क्योंकि घर उनका बहुत दूर न था, जब चाहते थे चले जाते थे। हमारी बड़ी हवेली वो है जो लक्ष्मी चंद सेठ ने मोल ली, उसी के दरवाजे की संगीन बारादरी पर मेरी नशिस्त थी। और एक कटरा का वो कश्मीरी वाला कहलाता था, उस कटरे के कोठे पर मैं पतंग उड़ाया करता था। और राजा बलवान सिंह से पतंग उड़ा करते थे। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोजो माहो साल कहाँ। वो फिराक वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज माहो साल कहाँ। सब कहते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में ही अरबी, फारसी और पश्तो में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं खुद इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं, क्योंकि मेरी तालीम मेरी अम्मी की कोख से शुरू हो चुकी थी जब उन्होंने मेरा ख्वाब देखा। ख्वाब देखना कितना खूबसूरत होता है, कितना दिलकश आलम होता है जब हम अपने ख्वाबों में टहल रहे होते हैं, हकीकत से बहुत दूर। मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ था शायद, हकीकत से बहुत दूर। शुरुआत अम्मी की तालीम से हुई और उसके बाद जहां से जो मिला पूरी ईमानदारी से उसे अपनाने की जद्दोजहद रही। मेरा निकाह 13 साल की उम्र में ही तय कर दिया गया, और इसमें मुझे लगता है कि मेरे घर वालों की कोई साजिश थी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, टूट के हाव भाव। 13 साल की उम्र में एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी गई, दिल्ली शहर को जिंदान मुकर्रर किया गया और मुझे जिंदान में डाल दिया गया। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, किस्मत की विसाल यार होता। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता। अगर और जीत रहते, अगर और जीत रहते, यही इंतजार होता। ये न थी
किस्मत के विशाल यार होता। मौत की राह न देखूं, क्यों ना देखूं, मैं तो देखूं ही गा कि बिन आए ना रहे। क्योंकि मियां मौत की शान में ये बात है कि एक दिन आए ही की इंतजार जाया न जाएगा। तुमको चाहो क्या खूब, क्यों चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने, यानी आपसे आए तो आए, और अगर ना आए तो क्या मजाल कि कोई तुमको बुला सके। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। देखिए साहिब, शौरा में फिरदौसी, फुकरा में हसन बसरी और उशाक में मजनू। अब ये तीन आदमी तीन फन में सरे दफ्तर और पेशवा हैं। शायर का कमाल ये है कि फिरदौसी हो जावे, और फकीर की इंतहा ये है कि हसन बसरी से टक्कर खाए, और आशिक की नमूद ये है कि मजनू की हम तरही नसीब हो। एक गजल आपकी नजर करता हूं, गौर फरमाइएगा। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। हाँ ऐसी जिंदगी पे, हाँ ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते। आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ, गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ। वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। देखिए मियां, वफादार तुतलाती थी, लेकिन तुतलाती बहुत मीठा थी। कल्लू काला था लेकिन दिल का एकदम सफेद, एकदम साफ। अब घर में कोई और था नहीं, इसलिए वफादार को ही कभी बेटी मान लिया, कभी बहन, तो कभी मौसी, मामी, बुआ। हालांकि वफादार की आंखें मुझे मेरे अब्बू की आंखों का एहसास दिलाया करती, इसलिए वो ही मेरे पीने का सामान ऊपर के कमरे में सजाया करती। अब माँ की तरह लगती तो पीने के लिए किसे कह पाता। लेकिन वफादार थी बड़ी चंचल। उसके हाथ से जब भी कोई कांच टूटता तो मेरे दिल से हमेशा यही अब निकलता कि या खुदा ये ग्लास ही टूटा हो। और कल्लू से याद आया कि गर्मियों के दिन थे और आज ही बहार थी। मैं और मेरा दोस्त घर के दरवाजे के पास खाट पर बैठे बातचीत कर रहे थे।
तभी कल्लू आम की बाल्टी लिए चला आया। अब मुझे आम से बेइंतहा मोहब्बत है, जैसे शायरी से है और जैसे वैसे सबके बारे में यहां बताना मियां उतना जरूरी भी नहीं। और अब आम कहां हमारे जमाने वाले हैं? अब तो आम हर मौसम मिलते हैं। यहां शराब और कर्ज की कोई किल्लत नहीं। अब किसी की औलाद खुदा की मर्जी से नहीं, सिर्फ मौत से मरती है या मरती है उसके चाहने वाले से है। बाल्टी आई और मैंने काम को अंजाम देना शुरू किया। यह करने से पहले मैंने अपने दोस्त से पूछा, खाइए मियां? उन्होंने नाम है सर हिला दी। और मुझे उनका जवाब बेहद पसंद आया, क्योंकि वैसे भी मुझे आम में पटवारा पसंद नहीं। सो मैंने कल्लू का हाथ पकड़ा और उसे पास ही बिठा लिया। अब मियां ने बहुत सारी और सारे जहां की बातें की, लेकिन मजाल है जो मैंने उनकी बात को काटा हो। मैं आम खाने और उसके छिलके गली में फेंकने में इतना मसरूफ था कि मैं सुन ही नहीं पाया कि कहां दाद देनी थी और कहां आह भरनी थी। अभी तभी हमारे सामने गधा छिलके के पास आकर खड़ा हो गया, छिलके को सूंघने लगा। गधा बिना आम खाए ही वहां से आगे निकल गया। मियां से रहा नहीं गया और एकदम से हंसते हुए बोले, देखा मिर्जा, देखा गधे भी आम नहीं खाते। मैं कुछ कहता इससे पहले ही कल्लू बोल पड़ा, हाँ मियां, गधे ही आम ना खावे। सही बोल रहा अल्लाह कसम। मियां गुस्से से एकदम लाल पीले हुए वहां से उठ के जाने लगे तो मैं कल्लू से जोरदार आवाज में बोला, अरे कल्लू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे भाई गधे की, माफ करना, अरे गधे की मर्जी वो आम खाए ना खाए, तुम कौन होते हो गधे, माफ कीजिएगा, गधे पे तंज कसने वाले बताओ। हाँ अरे मियां, इस तरह की वारदातें मेरे साथ अक्सर हुआ करती हैं। आपको याद होगा सैयद साहब, अरे सैयद साहब जूते वाले, अब उनका लिखाई में हाथ थोड़ा तंग रहा है। मतलब इतना तंग रहा है कि जो वो लिखते हैं उसे पढ़ना कभी कभी उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब जनाब ने एक बार खत लिख के मुझे भेज दिया। अब यकीन मानेंगे, 4 दिन, पूरे 4 दिन तक उस खत से लड़ता रहा, तोड़ जोड़ कर पढ़ने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन भैया मैं नाकाम रहा। उसका मुझे एक फायदा जरूर हुआ, वो ये कि अब मैं अपनी दीवार पर पड़ी हुई दरारों और उतरी हुई सफेदी को देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूं कि यह दीवार मुझसे क्या कहना चाहती है। मगर वो खत, तौबा तौबा तौबा, उसका जवाब मैंने कुछ यूं दिया, आप भी सुनिए। पीर मुर्शिद, खत मिला, चूमा, चाटा, आंखों से लगाया, आंखें फूटे जो एक हर्फ भी पड़ा गया हो, ताबीज बनाकर तकिए में रखा है, अब कहीं जाकर मेरे दिल को करार आया है। कल्लू मुझसे अक्सर शिकायत किया करता था, अरे मालिक, अब वक्त के निजाम को देखते हुए अपने आप को लोगों के सामने जाहिर ना कर पाए। हाँ सही बोल रहा हूं अल्लाह कसम। और जो जाहिर होवे उससे ये लोग आपके फन की कद्र ना करें, आपका मजाक उड़ावे। हाँ सही बोल रहा हूं अल्लाह कसम। कल्लू को पूरा हक था मुझसे शिकायत करने का, जैसे उन सब शायरों को है जो मुझे 30 या 25 या उनसे भी कम शेरों का शायर कहते हैं। देखिए जनाब, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सके। मैं आपके ज़हन की कदर करता हूं कि आपने मुझे इसके काबिल भी समझा। जैसे वक्त पर महाजनों ने मुझे अपने हिसाब से रसूखदार मान लिया। आप चाहे जानते होंगे कि मैं घर में कैद था, कर्जे में छूट था, तो महाजनों ने एक फरमान जारी किया
किसी भी रसूखदार आदमी को उसके घर में जाकर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चलो, इसी बहाने ही सही इन्होंने मुझे रसूखदार तो समझा, लेकिन हाँ, घर से बाहर कहीं नजर आए जैसे शराब की दुकान पर, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां खुदा से भी तवक्को बाकी नहीं, मखलूक अब क्या जिक्र, कुछ बन नहीं आती, आप अपना तमाशाई बन गया हूं, रंजो जिल्लत से खुश होता हूं। यानी मियां, मैंने अपने आप को अपना गैर तसव्वुर किया है। जो दुख मुझे पहुंचता है कहता हूं लो, गालिब के कार जूती लगी। बड़ा इतराता था कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं, फारसीदा हूं, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले, अब तू कर्जदारों को जवाब दे, कुछ तो अक्सो, कुछ तो बोलो। अरे बोले क्या? बेहया बेगैरत, कोठी से शराब, गंदी से गुलाब, बाजार से कपड़ा, मेवा फरोश से आम, शराब से दाम कर्ज लिए जाता। ये भी सोचा होता कि चुकाएगा कैसे। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे। ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज। जानते थे कल हो जाता था हम निकले, पर इतना जानते थे कल हो जाता था हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, कि हर ख्वाहिश में दम निकले, कि हर ख्वाहिश में दम निकले। शाम हुई, चिराग रोशन हुआ कि नागहा चश्मो चराग दूध माने इल्मो यकीन। सैयद नसीरुद्दीन आया, एक थोड़ा हाथ में और एक आदमी साथ। उसके सर पर एक टोकरा जिस पर घास हरी बिछी हुई। मैंने कहा हाँ, सुल्तान उल उलमा मौलाना सरफराज हुसैन देलवी ने दोबारा रसद भेजी है। बारे मालूम हुआ ये वो नहीं है, कुछ और है। फैज़े खास नहीं है, लुत्फ़े आम है। यानी मियाँ ये शराब नहीं है, ये आम है। है ये अतिया भी बेखलल है, बल्कि नेमुल बदल है। एक एक आम को सर्वमोहर ग्लास समझा, लीकर से भरा हुआ, मगर जनाब किस हिकमत से भरा है
कि 65 गिलास में से कतरा नहीं गिरा है। लेकर के माने आप ना समझे होंगे, एक अंग्रेजी शराब होती है, इमाम की बहुत लतीफ, रंगत की बहुत खूब और तौम की ऐसी मीठी जैसे कन का किवाम पतला। देखिए साहब, जिस शख्स को जिस शगल का जौक हो और वो उसमें बेतकल्लुफ उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। क्या है? ऐश। अर्ज करता हूं, ये मसाइले तज़व्वुफ ये तेरा बयां गालिब, ये मसाइले तज़व्वुफ ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। एक बात याद आई, एक बार की बात है, मैं घर से निकला और शमसी दवाखाने तक पहुंचा ही था कि मैंने देखा किनारे चौसर की बाजी चल रही है। मैं ना चाहते हुए भी वहां खड़ा हो गया, क्योंकि खेलने वाला निहायती नालायक किस्म का शख्स था, उल्लू। अरे जिसे यह भी नहीं पता कि मियां खेल में अपनी चाल के बारे में बाद में सोचना होता है, पहले सोचना होता है कि सामने वाला तेरी इस चाल के बाद क्या क्या चाल चल सकता है। देखिए जनाब, घुड़सवारी करना आसान लगता जरूर है मगर होता नहीं। मैं वही खड़ा था कि तभी मेरे मोहल्ले का शख्स मेरे करीब आकर खड़ा हो और बड़े ही एहसास पेशे लहजे में बोला, मिर्जा, ऐसा कौन सा गम है जो तुम्हें शराब से जोड़े रखता है? और आप यकीन मानेंगे, उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि गम में भी शराब पी जा सकती है। बेगम हामिला है और घर में खुशी का माहौल। कल्लू और वफादार बेगम की देखरेख का सारा जिम्मा उठाए हुए, हाँ आपा भी उनके साथ। बेगम के चेहरे पर अजीब सी रौनक, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि
काश अब्बू जिंदा होते तो कितना खुश होते। काश वो देख पाते कि आज मैं अब्बू बनने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? अरे जो भी हो, मैं उसके कदमों पे दुनिया की सारी खुशियां रख दूंगा। मेरे घर कल को किलकारियों का एक मीठा मीठा संगीत गूंजेगा। मैं उसे अपनी गोद में लूंगी और इंतजार करूंगा उस दिन का जिससे वो मुझे अब्बा कहकर पुकारे। और मेरे कदमों के साथ कदम मिलाकर दिल्ली की गलियों में घूमेंगे। वो इस गली कासिम जहां की रौनक को और बढ़ा देगी। और उस दिन मेरे घर मुबारक देने वालों की एक लंबी कतार खड़ी होगी, जिनके नाम तो क्या मैं चेहरे तक नहीं जानता। वो कितने खूबसूरत ख्वाब मेरी आंखों को दे रहा है। कहीं इसके पीछे इसका कोई मकसद तो नहीं? कहीं वो ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं घर गृहस्थी में अपनी शायरी को दरकिनार कर दूं? मैं भी ना जाने क्या क्या सोच रहा हूं। मेरे चेहरे पर ये पल भर की खुशी अजीब है ना? मेरे चेहरे पर ये पल भर की खुशी लाजिम ख्वाब देखो मेरा रास्ता कोई दिन और तन्हा गए क्यों अब ना हो तन्हा कोई दिन और। जाते हुए कहते हो कि कयामत को मिलेंगे, क्या भूल कयामत का है कोई माहे शबे चार बहन थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई बिना। नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती। मौत का एक
जब ज़ौक़ साहब ने वो शेर पढ़ा था, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर गए भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। उनके एक शेर को सुनकर मैंने अपनी कई गजलों को खारिज कर दिया। ऐसी क्या बात थी जो ज़ौक़ साहब मुझसे कहना चाहते थे? हालांकि उनके सामने अपनी बात कहने में मैंने कभी किसी तरह की वो झिझक आने नहीं दी। मेरे और ज़ौक़ साहब के नोक-झोंक के बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत मुझे ज़ौक़ साहब से हासिल हुई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बहादुर शाह जफर साहब के दरबार में मुझे ज़ौक़ साहब के ओहदे पर रखा गया और ज़ौक़ साहब खुद इस ओहदे के लिए कहकर गए थे। हर एक की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप किसी पर भी तंज कसने से बाज नहीं आते। ये वक्त शायद वही था जब मेरे ज़ौक़ साहब की खिदमत में एक मिसरा तंज के तौर पर पड़ गई। ज़ौक़ साहब मेरी आंखों के सामने पालकी पर से गुजर रहे थे जब मैंने उनसे कहा, बना है शहर का मुसाहिब, बना है शहर का मुसाहिब, फिरे है इतराता। और मैं ये कबूल करता हूं कि मैंने ये कहा और कहूंगा भी, क्यों नहीं। जो बात मेरे दिल में आती है अगर मैं उसे लिख सकता हूं तो कहने में किस बात का डर, तो मैंने कह दिया। लेकिन ज़ौक़ साहब को बात बहुत बुरी लगी और लगनी भी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये बात इतनी बुरी लगनी चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे ये बात नहीं मैंने कही थी, गली काजिम जागे मिर्जा असदुल्ला बेग खान ले। उन्होंने ये बात जाकर अपने शागिर्द को बता दी जो दिल्ली के बादशाह थे, यानी बहादुर शाह जफर साहब को, और बादशाह सलामत ने सिर्फ इस बात को पुख्ता करने के लिए मुशायरा रखवाया, मुझे भी बुलाया गया। हालांकि मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। मैं वहां पहुंच गया। अब सभी शायरों ने अपनी अपनी गजलें मुकम्मल की और शम्मा मेरे पास आकर रख दी गई और मैंने जैसे ही गजल पढ़ना शुरू किया, बादशाह सलामत एकदम रोकते हुए बोले, मिर्जा, हमने सुना है कि आपने हमारे उस्ताद की खिदमत में शगुफ्ता अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। कोई खास वजह से आपने ऐसा किया है या वजह कुछ और है? अब बादशाह सलामत की आवाज में नाराजगी मुझे साफ नजर आ रही थी और मैं उसे बखूबी महसूस भी कर रहा था। तो कुछ देर के लिए मैंने अपनी मैं को जरा सा एक तरफ किया और बोला, अरे बादशाह सलामत, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और ज़ौक़ साहब की खिदमत में शगुफ्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करूं? दरअसल वो मेरी गजल का मिसरा था। हाँ, कई दिनों से गजल की तलाश में घूम रहा था, बन नहीं रही थी। ज़ौक़ साहब का क्रम हुआ और गजल मुकम्मल हो गई। देखिए, बादशाह सलामत ने गजल पढ़ने की फरमाइश कर डाली, तो मैंने भी अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और गजल पढ़ना शुरू किया। आप भी सुनिए। अर्ज करता हूं, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अबरा जुस्तजू इस गजल का मक्ता है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, बगर न शहर में गालिब की आबरू, बगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और ज़ौक़ साहब की तो जैसे जान में जान आई, और मैं निया वहां से बचकर निकला ही था कि मेरा शागिर्द बोल पड़ा, अरे मिर्जा साहेब क्या गजल लिखी है, ये पर्चा मुझे दे दीजिए, आपसे गुम हो जाएगा। तो मैंने भी अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और उसे दे दिया। वो फिर बोल पड़ा, मिर्जा साहब इसमें तो राशन का सामान लिखा है। मैंने उससे कहा, मियां इधर आइए, देखो मियां, कभी किसी की बुराई मत करना, वो बहुत खतरनाक है, कहीं भी तुमको तुम्हारी औकात दिखा सकता है, समझे। मेरी बच गई आज, कल की कल देखेंगे। आखिर इस दर्द
देखो, ज्यादा सोचा मत करो। मैंने देखा है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ज़हन पर जोर पड़ता है, तन्हाई आकर घेर लेती है और उदास रहने का मन करता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता सोचने से। मुनसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मुनसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। मैं कुछ दिन के लिए कलकत्ता जा रहा हूं, कब तक लौटूंगा कुछ कह नहीं सकता, और जो होगा अच्छा ही होगा। इससे ज्यादा बुरा हो भी कह सकता है कि एक की ख्वाहिश थी और अब तीसरा भी खुदा को प्यारा हो। तुम्हारा चेहरा मुरझाए हुए गुलाब की तरह हो गया और मैं तुम्हें चाहकर भी समझा नहीं पा रहा। आपके बयां में ये नया रंग सुनकर अजीब लगा। आप तकलीफ पसंद लिखा करते थे, जिससे लोग आपको पसंद नहीं करते थे, और वही रंग मुझे आपसे जोड़ के रखता था। इस नए रंग को खुद पर ज्यादा हावी ना होने दीजिएगा। गली कासिम जा में जो इज्जत आबरू बची है उसका भी ख्याल कीजिएगा, और ये बात भी जहन में रखिएगा। मैं भी कई चीजों की हकदार हूं। मेरे हक को हो सके तो बचा कर रखिएगा। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इतना सब कुछ हो गया था और वक्त ना जाने अभी भी एक नई उम्मीद दिखा रहा था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मेरे हिंदुस्तान की आबो हवा में ही कुछ ऐसी बात है जो गमों में भी आपको गमगीन नहीं रहने देती। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं एक ऐसे वतन में पैदा हुआ जहां कई रंग, जात और मजहब के लोग एक साथ एक ही आसमान के नीचे उस परवरदिगार को सजदा करते हैं। शायद इसीलिए यहां की मिट्टी आपकी आंखों में ज्यादा देर आंसू रहने नहीं देती। स्वादश पाए तख्ते बुत परस्तां, सरा पाए ज़ियारत गाए मस्तां। ये मुल्क एक मरकज़े खास है उन लोगों का जिनकी आस्थाएं मूर्तियों में है, जिनके लिए ये ज़ियारत गाह है। मेरे देश की मिट्टी को कई पीरों फकीरों ने अपनी दुआओं से नवाजा है। यहां की आबो हवा तुम मुर्दों तक में रूह फूंक दे, मैं तो फिर भी जिंदा हूं। अगर दरियाए गंगा इसके कदमों पर अपनी पेशानी ना मलता तो हमारी नजरों में मोहतरम ना होता। सुनते हैं कि अंग्रेजों ने छापा खाने में आग लगवा दी, बहुत सारे शायरों के कलाम जला दिए गए। मेरा पूरा दीवान उसमें शामिल था। बहादुर शाह जफर साहब को रंगून भेज दिया गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पास मेरा कलाम कभी कुछ नहीं रहा। कुछ करीबी थे जो जमा करते रहते थे, मैंने कहा, उन्होंने लिख लिया। उन लोगों के घर लूट गए, हजारों रुपए के किताब खाने बर्बाद हो गए। लेकिन कहते हैं कि जिस शायर की गजल कोठे पर तवायफ और सड़क पर फकीर गाए, वो शायर कभी नहीं मरता। कई दिन हुए कि एक फकीर की खुश आवाज भी है, जमजमा पर्दाज भी मेरी कोई गजल कहीं से लिखवा लाया। उसने वो कागज मुझको दिखाया। आप यकीन समझना कि मुझको रोना है। मिन्नत कशे दवाना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ, मैं अच्छा हुआ बुरा हुआ, मेरे मिन्नत क्या वो
दे दे मिन्नत का शेर। तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था बेगम। मुझे जिंदान में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था तुम। जिंदगी भर मुझे यही अफसोस रहा कि 13 साल की उम्र में बांधी गई बेड़ी ने मुझे वो सब नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता था। मेरी ख्वाहिशों ने तुम्हारी ख्वाहिशों का भी कत्ल किया। इस गम के सहारे बाकी का सफर अकेले तय करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। काश तुमने मुझे खुद को जाहिर करने का मौका दिया हो। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारे हक सिर्फ तुम्हारे रहे हैं। मुझ पे जो गाढ़ा रंग है वो तुम्हारा है। उस पे कोई दूसरा रंग अपना निशान तक नहीं छोड़ पाया, लेकिन तुम छोड़कर चली गई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था बेटी, नहीं जाना चाहिए था तुम। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। दे दे मिन्नत का शेर। मिर्जा, मिर्जा, सुनो, लिखते रहना, चाहे गम हो या गुबार, मगर लिखते रहना। जमाना तुमसे उम्मीदें लगाए बैठा है मिर्जा, तुम्हारी जरूरत है। बहुतों को तुमसे उम्मीदें हैं मिर्जा, तुम्हें बहुतों का मुस्तकबिल बनना है। तुम्हें इस हिंद का कर्ज अदा करना है। तुम्हें कहना है वो सब जो कहा ना गया हो। तुम्हें कहना है वो जो हर कोई कहना चाहे। तुम्हें कहना है वो जिसे सुनने में तकलीफ हो। तुम्हें कहना है वो जिसे पढ़ने पर हर कोई कहे काश मेरे पास मिर्जा गालिब की आंखें होती। लिखते रहना मिर्जा, लिखते रहना। और वो चली गई, बाकी बचा क्या? मैं किराए का मकान, सर पर हजारों का कर्जा, करीब कब्रिस्तान जहां लोगों की लाशें ऐसे लग रही हैं जैसे जमीन से जड़ें उगाई हों। अफसोस कि इस बीमारी ने घर में कैद करके रखा है। जिंदगी जब अपनी शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे।
क्यों पुकारते हो? तुम्हें मालूम है कि मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हर बार यही सोचकर तेरी चौखट से लौट आते हैं कदम कि अब क्या करूं गिला अपनी बेबसी का तुझसे। तू अगर है तो बचा ले आए दिन होने वाली वारदातों से आम इंसान को, बचा ले भूख से मरते मजलूम लोगों को, बचा ले अपनी कायनात को। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और तुझ पर भरोसा करने वालों का भरोसा अल्फाज से भी भरोसा उठ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जमीन कुरु का कुरुक्षेत्र करबला का मैदान जंग बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बस नाम रह जाए और तेरा नाम लेने वाला, तुझ पर यकीन करने वाला कोई ना रहे। तू एक बार फिर देख ले, तू क्या क्या कर सकता है, तू क्या क्या बदल सकता है। तू एक बार फिर देख ले। अरे देख ले मेरे घर को ही। मेरी बेगम मुझसे हर बार ये शिकायत किया करती थी कि मैं तेरी चौखट से क्यों लौट आता हूं। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम ज़बां कोई ना हो। पड़ जाइए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा ख्वाह कोई ना हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले, कि हर ख्वाहिश दम निकले, कि हर ख्वाहिश दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज़, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज़। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज़। कहाँ मैं खाने का
नाटक को लिखा है जम्मू के युवा लेखक रोहित वर्मा जी ने। मैं अपनी टीम की ओर से उनको धन्यवाद देती हूँ। अब चलिए मैं आप सबका परिचय इस नाटक के कलाकारों से करवा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं म्यूजिक की। इस नाटक के म्यूजिक को मेंटोर किया है जम्मू के प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर ब्रिजमोहन जी ने। इस नाटक के म्यूजिक को कंपोज किया है विशाल पंडिता ने। और इस नाटक के गानों की धुनों को मैंने यानी अंजलि शर्मा ने गाया है। रिदम में तबले पर साथ दिया नीतीश लोकेश वर्मा ने। नोट जो कि एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है उसे बजाया विनीत रैना ने। इस मंच पर जो आप प्रकाश संचालन देख रहे थे उसे डिजाइन एंड ऑपरेट किया आदित्य भारती जी ने। इस नाटक की सेट्स और प्रॉप्स को डिजाइन किया वीर जी सुंबली ने। अभिनय पक्ष में बेगम की भूमिका निभाई अनु ठाकुर ने और मिर्जा गालिब की भूमिका निभाई बलविंदर सिंह ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस नाटक को डिजाइन एंड डायरेक्ट किया डॉक्टर अभिषेक भारती ने। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए माइक शादाब खान जी को सौंपती हूँ। कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना रह गया है। सॉरी शादाब जी, मैं 1 मिनट लूंगा खाली बस। सबसे बड़ा शुक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने ये फेस्टिवल करवाया। JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का जिन्होंने हेल्प की कि इस फेस्टिवल को किया जा सके जम्मू में, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ पिछले 2 साल से बंद हैं और ये उनके रिवाइवल का टाइम है और आप आए, ये हमें बहुत अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस बढ़ेगी, हमें यकीन है हमें। और अकेडमी के सारे स्टाफ का, आज सुबह बारिश थी बहुत तेज और 9 बजे सारा का सारा स्टाफ यहाँ आया था। उसमें लोकेश जी, पंकज जी, उसके बाद पीछे हमारे अरुण जी खड़े हैं, उसके बाद तारा जी, हर एक, मैं यहाँ के सेक्रेटरी साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसा स्टाफ अकेडमी में रखा है जो हमेशा ऑन देयर नीज होता है किसी भी काम के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और यहाँ भी एक हम टीजर रिलीज करने वाले हैं, आपसे निवेदन है कृपया 5 मिनट के लिए हमें और दे दें प्लीज। यस, थैंक यू अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक भारती। बट एक चीज की कमी जो मुझे लगी है यहाँ पे, they deserve a standing ovation. They deserve it क्योंकि बल्लू, इस पूरी टीम की, बलविंदर 4-5 महीने 6 महीने ये लोग म्यूजिक के साथ, ब्रिजमोहन जी के साथ पूरा रिहर्स करते रहे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट? डॉक्टर अभिषेक भारती के स्टूडियो में प्लीज बी कंफर्टेबल। बट ये हमारा फर्ज है कि जो मेहनत हमें स्टेज पे दिखती है, खड़े होकर अगर हम इनकी हौसला अफजाई करेंगे, दे आर मेकिंग अस प्राउड थ्रू आउट इंडिया। और बड़ी खुशी है मुझे इस पूरी टीम के लिए। दे टीच अस वंस अगेन कि यार मेहनत कर लो। सो आज मुझे भी लग रहा है कि नहीं, एक प्ले मेरा भी बनता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक बार फिर जोरदार तालियां अभिनय कला मंच और इन सारे स्टेज प्ले